स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का भूत में। ये चैप्टर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये पार्ट सेकंड है विद्युत का, जो कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं काफ़ी बहुत कुछ। इसमें पढ़ेंगे हम कुछ प्रतीकों के बारे में जो विद्युत में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कुछ चैप्टरों के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतीकों के विषय में। आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में काफ़ी शब्दों के बारे में मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो भी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके बारे में काफ़ी में आपने सिंबल्स पढ़े हैं। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी है या हम कहें विद्युत जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ चिन्ह जो कि विद्युत धारा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में आप देखेंगे कि हम बार बार लिखने की अपेक्षा इन शब्दों को लिखकर अपने जो बातें हैं उन्हें हम दूसरों तक बता सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत शेल। विद्युत शेल क्या होता है? आपने देखा होगा या आप जानते भी हैं कि जो आपके यहाँ अगर टीवी का रिमोट हो, घड़ी में आप देख सकते हैं वहाँ पर सेल होता है, जिसमें एक प्रकार से यह इस प्रकार का होता है। देखिए, इस प्रकार के ऊपर एक टोपी से निकली हुई होती है और नीचे से फ्लैट होता है। अगर हम टोपी की बात करें तो यहाँ पर होता है प्लस और नीचे होता है माइनस। अगर ये प्लस माइनस के बारे में आप नहीं जानते तो इससे पहले के पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो सेल है, एक सेल कब बनेगा? जब बनेगा जब उसमें एक प्लस हो और एक माइनस आवेश हो, तब यह एक सेल बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आएगा सेल क्या होता है। ठीक, आप टीवी के रिमोट में भी देख सकते हैं। टीवी के रिमोट में नहीं, बल्कि आप हर चीज़ में जो कि बैटरी से चलती है या सेलों से चलती है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपसे बात करूं कि जो सेल होता है, इसमें कितने विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, तो इसमें आप पाएंगे कि 1.5 या 1.5 इसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक जो सेल नया है मैं उसका मात्रक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि जब कोई आपने देखा होगा कि ये 2 की है, 3 हॉर्स पावर की बैटरी जो भी है ना, आपने देखा होगा। तो ये बैटरी है, ये कैसे बनती है? जब बहुत सारे 5-6 सेलों को हम एक साथ जोड़ दें ना, तो जोड़ दें, तो उससे जो जोड़ने से जो क्रम बनता है, जिसमें से जितनी पावर जाती है या हम कहें विद्युत गुजरती है, उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा, यहाँ से ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी यहाँ से यहाँ तक एक प्लस का, यहाँ और ये दोनों एक, ये दोनों एक, तो इसमें 4 सेलों का प्रयोग किया गया है, तब जाकर के बैटरी बनती है। ठीक है, आई होप आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये बैटरी है, समझिएगा। बैटरी कब बनेगी? जब एक से ज़्यादा 4-5 जितने भी आप जोड़ सकते हैं उतने सेलों को आप एक साथ जोड़ दें। ठीक है, एक साथ जोड़ दें तब बनेगी बैटरी। ठीक, और ये जो विद्युत सेल है, विद्युत सेल क्या है? ये जो मैंने बताया आपको, टीवी के रिमोट पे आप देख सकते हैं, जब वो केवल एक हो तब वह सेल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कुंजी। हमारे पास कुंजी कितने प्रकार की होती हैं? आपने देखा होगा कि हमारे घरों में लाइट को बंद करने और चालू करने के लिए बटन्स लगाई जाती है, लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये बटन है ना, या कुंजी है, स्विच है, इन्हें हम कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर हम फिजिक्स में बात करें कि बटन कैसे होती है, तो इसमें कुछ अलग तरीके की बटन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे घरों में होती है उस बटन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है,
इसलिए जो सिंबल है ये पुराने समय के सिंबल्स हैं, लेकिन जैसे जमाना बदलता है वैसे ही सब चीज़ बदलती है। तो देखिएगा, तो ये जो बैटरी है, जो बटन है, ये दो प्रकार की होती है। इसका नाम मैं दे दूं तो ये है बंद कुंजी, देखिए ये है बंद कुंजी, और ये जो है ये है खुली। ठीक है, ये कौन सी है? खुली कुंजी, खुली कुंजी। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा ये खुली क्यों है और ये बंद क्यों है। देखिए, अगर आप इधर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर कोई बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब का सिंबल है, मैं इसे आपको जैसे आगे वीडियो चलते जाएगा मैं बताता जाऊंगा। देखिए इधर ये बल्ब है, ठीक है दोस्तों, ये कोई शेल है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये है कुंजी, अभी यहाँ पर ये जो कुंजी है ये किस प्रकार की कुंजी है? खुली कुंजी है। लेकिन अगर ये खुली हुई है, यहाँ पर कोई भी तार एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ से क्या बता सकते हैं आपकी विद्युत धारा गुजरेगी? यहाँ से विद्युत धारा गुजर सकती है? इसका आंसर है नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती? क्योंकि ये जो बटन है इसमें किसी भी प्रकार का कोई तार एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है या उनका एक साथ संबंधित नहीं है, जो पुराने समय की कुंजी थी। ठीक है, अब जो ये तो हो गई खुली कुंजी, जब इसमें बिंदी ना हो तब यह खुली कुंजी है, और जब अगर हम इसमें एक बिंदी लगा दें तो ये हो जाएगी बंद कुंजी। अगर ये बंद कुंजी है तो इसमें से जो विद्युत धारा है क्या इसमें से प्रवाहित हो सकती है? हाँ, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि समझिए यहाँ पर जो स्विच है उसमें जो तार है वह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो खुली स्विच थी उसमें ये सब नहीं होता है, इसलिए यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये जो बल्ब है वह प्रकाश के साथ जलना शुरू करेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। ये है तार संधि। तार संधि किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जब घरों में जब कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो तारों को एक साथ ऐसे कर करके जोड़ देता है। ठीक, तो जो तार जोड़ना है उसे हम कहते हैं तारों की संधि। जब दो तार अलग अलग तार एक साथ लगा दिए जाते हैं उसे कहते हैं तार संधि। और इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है ये, और इधर से एक, और ये जो बीच में जो मिलते हैं जिस स्थान पर उनकी संधि की जाती है उसको थोड़ा डार्क कर दिया जाता है और बड़ी सी बिंदी लगा दी जाती है। ठीक, इसे कहते हैं हम तार संधि। इसके बाद आ जाता है तार क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ तार क्रॉसिंग किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में तार होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं। ठीक, या फिर हम कहीं कोई तार डला है वह एक दूसरे के ऊपर से डला हुआ है। यहाँ पर संधि की बात नहीं की है, समझिएगा। देखिए, यहाँ पर कोई तार डला हुआ है, ये कोई तार है और इसके ऊपर से ही कोई तार डाल दिया जाए, यहाँ पर समझिए संधि नहीं की गई है, एक दूसरे को बांधा नहीं गया है। ठीक, ये एक दूसरे के ऊपर से डले हुए हैं। ठीक, तो जब ये जो तार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इसके नाम दे देते हैं हम तार क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब क्रॉस मतलब पार करना, ठीक, या काटते हुए निकलना है। ठीक ना, देखिए इधर से तार गया है, ठीक, और दूसरा तार आया है, उसे हम दिखाते हैं इस सिंबल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत बल्ब। जो बल्ब है ये जो है इसका सिंबल क्या है, इसे हम ऐसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो चिन्ह है ये हमारे यहाँ पर साइंस की भाषा में दो रूप में
दिखाया गया है, लेकिन आधुनिक समय के साथ इनके सिंबल्स भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन जो अभी एनसीईआरटी की बुक में है वही सिंबल्स मैंने अभी आपके लिए बनाए हैं। लेकिन जब आप अलग अलग इंटरनेट से या कहीं और किसी वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको शायद जो सिंबल्स हैं ये बदलते हुए मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये है। देखिए, जो बल्ब है इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं जलता हुआ। ठीक, जो बना है इसे हम एम के द्वारा भी देख समझिएगा, इधर से समझिए कैसे बना सकते हैं। एक लाइन खींची और इधर से ऐसे करके बना सकते हैं, ये सिंबल्स। और जो नया सिंबल्स है वही बल्ब की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, तो इन सिंबल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं हम दूसरी स्लाइड में, जहाँ पर पढ़ेंगे हम आगे के सिंबल्स को। तो आगे चल के पढ़ते हैं हम जो और सिंबल्स हैं इनके बारे में। तो देखिए, इधर है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक में क्या होता है या आगे जैसे वीडियो बनती जाएगी मैं आपको बताते चले जाऊंगा। ठीक, और आप लोग देखते हुए चले जाएंगे। तो समझिएगा, देखो प्रतिरोधक किसे कहते हैं और इसका सिंबल क्या है। देखिए समझिए, इधर से समझिए, इसका सिंबल है ऐसे गया और एक ऐसे लाइन और ऐसे ऐसे करते हुए निकाल दी। ठीक है, ये हो गया प्रतिरोधक। ठीक, आप ये मत समझिए कि इस वीडियो में जो शब्द है ये क्या है। जैसे वीडियो बनेगी आपको बताता हुआ चले जाऊंगा, काफी मजे के साथ हम इसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिंबल्स के लिए समझ लीजिए, ये शब्द जो है ये चिन्ह है, जैसे वीडियो बनेगी उसमें प्रयोग होंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इनमें से कोई भी हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है कि किस चीज का शब्द किस या सिंबल कैसा होता है, चित्र के द्वारा बनाइए। ठीक, तो आपको अगर याद है तो आप उसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं हम। यह है प्रतिरोध हो गया। परिवर्तित प्रतिरोध क्या होता है। परिवर्तित प्रतिरोध एक ऐसा होता है जिसमें से प्रतिरोध होता है और उसमें से परिवर्तित मतलब काटते हुए निकाल दिया जाता है। ठीक, इसको हम दो चिन्हों के द्वारा दिखा सकते हैं। एक तो जैसा कि आपको दिख रहा है, एक प्रतिरोध का चिन्ह बनाया और ऊपर से काटता हुआ से दिखा दिया। ठीक है, और या फिर हम इसे इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। ये जो लाइन है प्रतिरोध है और इधर से उसे काटते हुए एक लाइन चली गई। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आगे जो है ये है एमीटर, ये है वोल्ट मीटर। सबसे पहले आप जान लीजिए ये एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो एमीटर है ये नापता है किसको, विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है, विद्युत धारा यानी कि आई को यह मापता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आगे है एमीटर, ये किसे नापता है, विद्युत धारा यानी कि आई को यह नापता है। ठीक, इतना समझ में आ पा रहा है। तो देखिए जो एमीटर है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है समझिएगा, देखो इधर से समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई सेल या बैटरी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक, और यहाँ से आपका कोई बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर कोई कुंजी है। ठीक, तो ये जो है ये किस प्रकार लगाया जाएगा, ये इधर लगा दिया जाएगा। अब समझिएगा ये इधर क्यों लगाया गया है, क्या कारण है कि इसे इधर ही लगाया गया है। समझिए, जब विद्युत धारा इधर से इधर बहना शुरू करेगी तो जो करंट यानी कि जो धारा है वह इधर से ही तो जाएगी ना, इसमें से प्रवाहित होकर इधर जाएगी। ठीक, ये क्या करेगा, इसे नापेगा। क्या करेगा, नापने का कार्य करेगा। ठीक, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसे एक प्रकार से मान लीजिए एक के बाद एक, मानिए आपके घर में बल्ब है, टीवी है, एसी है, कूलर है, पंखा है, जो भी कुछ इलेक्ट्रिक के सामान है उसे आप एक केबल से एक के बाद जोड़ते हुए चले जाते हैं। उससे ये क्या करेगा, विद्युत धारा तो माप लेगा। लेकिन मानिए अगर आपके घर में जो टीवी है या कुछ भी इलेक्ट्रिशियन, टीवी कूलर, उसमें से कुछ का एक का वायर खराब हो जाता है। ठीक,
तो क्या आप बता सकते हैं जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो सुचारू ढंग से चलते रहेंगे? वह प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, है ना? क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि समझिए जो एमीटर है इधर एक के बाद एक चीज को जोड़ता हुआ चला गया। समझिए ये फैन है, ये टीवी, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जब कोई बल्ब का तार यहाँ से ही खराब हो गया तो क्या ये आगे जा पाएगा ना? तो मानिए आप कहेंगे कि तार ही तो टूटा है, हम तार को आगे भी लगा सकते हैं। लेकिन अब समझिए कोई जो बल्ब है इसमें से ही विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका जो प्रयोग है यह केवल विद्युत धारा के लिए ही किया जाता है। आई होप आप काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद आ जाता है वोल्ट मीटर। अगर आपको लगता है कि और काफी ढंग से समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब आप समझ पाए होंगे कि ये जो मीटर है ये विद्युत के लिए होता है। ये मीटर है, ये भी किसी चीज की मापने के लिए प्रयोग होता हो ना। तो ये वोल्ट मीटर है यह प्रयोग होता है किसके लिए? विभवांतर को नापने के लिए। किसके लिए दोस्तों? विभवांतर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस जो ये है ये जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अब समझिए ये जोड़ा जाता एमीटर जोड़ा जाता था किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए जोड़ा जाता था। ये जो वोल्ट मीटर है ये जोड़ा जाता है विभवांतर को मापने के लिए। अगर यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये जो सिंबल्स हैं ये काफी मात्रा में समझ में आनी चाहिए, जिससे ये जो सिंबल्स हैं इनका प्रयोग हम आगे काफी बेटर तरीके से कर सकें और जो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम काफी अच्छी तरीके से हल कर सकें। इसलिए मैं आपको काफी मात्रा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये विभवांतर है, सुनिए, यह कोई बैटरी है, इधर कोई स्विच है यहाँ से, ठीक है। देखिए, अब देखिए समझिएगा, जो करंट है, जो धारा है वह यहाँ से गुजरेगी, ठीक, यहाँ से गुजरेगी, जब ये गुजरेगी तो यहाँ से एक इधर हिस्से में चली जाएगी, एक सीधी चली जाएगी और ये जो एक इधर से चली जाएगी। जब ये विद्युत धारा इधर से गई, इसमें से गई, इसमें से गई, तीनों जो है आएंगी तो इसी रास्ते में से ना, इसी रास्ते में से वापस आएगा करंट ना। आवेश जो बह रहे हैं वह चाहे कहीं से भी होकर चले जाए लेकिन आएंगे तो वो इधर से ही। विभवांतर जो है, विभवांतर क्या होता है? जब धातु के तारों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर, समझिए एक स्थान से ये यहाँ गया, दूसरे स्थान ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया। अब जो ये तीसरा करंट है ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक। जो ये गुजरा करंट है ये इस स्थान पर आकर ये तो मिलेगा, जब ये मिलेगा तो यहाँ पर आकर पूर्ण होगा। अब समझिए जो हमारे घर हैं, जो हमारे घरों में लाइट आती है वह किस क्रम में आती है? श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में? तो इसका आंसर है पार्श्व क्रम में हमारे घरों में लाइट आती है। तो पार्श्व क्रम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आया हो तो कृपया बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम का काफी अच्छी तरीके से आपको बता सकूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे हमारे घरों में लाइट किस प्रकार से आती है। आपने देखा होगा जब हमारे घर में किसी स्थान पर जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, उस स्थान पर केवल उसी स्थान पर लाइट नहीं आती है, जबकि अन्य स्थानों पर लाइट आती है। ठीक, पंखा चलता है, टीवी चलती है, जो भी कुछ आपके घर में है वह सब चलता है सुचारू ढंग से। ठीक, आपने कभी ये सोचा है कि वो क्यों नहीं बंद हुए? वो भी तो बंद हो सकते थे ना। जब
श्रेणी क्रम में जो था कि एक खराब हुआ तो दूसरों में लाइट नहीं जाएगी, उसी प्रकार हमारे घरों में लाइट क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए हुआ कि ये था जो पार्श्व क्रम, इसके कारण हुआ। जो हमारे घरों में लाइट जाती है वह इधर से होकर भी जा सकती है ना दोस्तों। इधर से जाएगी तो भी इधर जाएगी, इधर से जाती है तो भी इधर ही जाएगी, इधर से जाती है तो भी वो इधर ही जाएगी। समझिए ना, अगर ये वाला हिस्सा खराब हो जाता है तो जो विद्युत धारा बह रही है वह इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है ना। तो जो आगे के जो कंडक्टर है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो श्रेणी क्रम में क्या था कि जो कंडक्टर थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे ना। अगर यहीं से लाइट नहीं जा रही तो यहाँ से क्या जाएगी, यही तो था। समझ में आया आपके? ठीक। ये जो वोल्ट मीटर है इसे विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो विभवांतर है ये पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नियम पर, जिससे बच्चे काफी डरते हैं। उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा रफ कर दूं, उसके बाद स्लाइड में हम चलते हैं। तो आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम सबसे खतरनाक टॉपिक जो है ओम का नियम। ओम का नियम इतना जरूरी है, मतलब याद होता ही नहीं है, समझिए रटना ही रटना होता है। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे बड़े मजे के साथ, इसके पूरी कहानी को, कॉन्सेप्ट को पूरे प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो क्या है, इसे पढ़ने से पहले ही हमें डर लग जाता है कि ये क्या नियम है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो इससे हम बड़े प्यार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट है इसे भी प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं हम एक बार पहले कि परिभाषा क्या है, इसको क्या बताने की कोशिश की थी ओम्स ने। यह जो नियम था 1827 में जर्मन के जो भौतिक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये नियम दिया था। उनके नाम पर ही इसका जो नियम था, उनके नाम पर ही इसका नियम ओम का नियम रख दिया गया। ठीक, इनकी कहानी समझ में आया। एक वैज्ञानिक थे जो ये नियम दिया, उन्होंने दिया था 1827 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये थे जर्मन के। ठीक है दोस्तों, ये कैसे वैज्ञानिक थे? भौतिक वैज्ञानिक थे, मतलब भौतिक वैज्ञानिक, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बताने की कोशिश की गई है? ओम का नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक, इधर से देखिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तारों के सिरों के बीच, समझिए एक विद्युत परिपथ में, पहले एक परिपथ बना देते हैं। ठीक, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, समझिए ये धातु के तार हैं। जो मैंने ये शब्द रेड से डार्क किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस परिभाषा में। ठीक, मतलब धातु के तार है, उपधातु के नहीं है। ठीक है ना, उपधातु के ऐसे तार होते हैं जो कि धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, जिन्हें बोलते हैं उपधातु। इसमें ओम ने क्या बोला? केवल धातु के तार। ठीक है दोस्तों, केवल धातु के तार। क्या है? एक विद्युत परिपथ में धातु के तारों के सिरों के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये सिरों हो गए, सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? मैंने आपको जो वीडियो अभी पिछला निकला है इसमें मैंने आपको बताया है। ठीक, कि सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित, मतलब इसमें से बहने वाली विद्युत धारा, मतलब आई, ठीक, किस समानुपाती होता है। समझिए, जो विभवांतर है इसे क्या बोलते हैं हम? आर। और विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और क्या बोल रहे हैं? समानुपाती है, मतलब ये, इतना समझ में आया? इसी से परिभाषा बनती है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तारों के बीच, धातु के सिरों के बीच या धातु के तारों के बीच विभवांतर, मतलब आर
विभवांतर उसमें से मतलब धातु के तारों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? समानुपाती होता है। ये जो नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, उन्होंने क्या कंडीशन रखी? कंडीशन रखी कि जब दाब और ताप आदि जो है वह केवल एक समान हो, स्थिरांक रहनी चाहिए, मतलब बराबर ही होने चाहिए। जब मेरा जो नियम है ये तब काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं हम इसकी कहानी को, क्या है ये नियम क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, नहीं तो सब दिमाग की घोच-पोच। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, देखो क्या है, क्या बताने की कोशिश की। जब आर बढ़ेगा, समझिएगा, आर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। ठीक, मतलब समानुपाती मतलब होता है समान रेशियो में हो। ये जो रेशियो है, जो आर है, ये रेशियो मान लीजिए। ठीक है, ये जो आर और आई समानुपाती हैं, एक दूसरे के समान है, ना तो ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, ना छोटा ना ज्यादा, ये कभी नहीं होंगे। ठीक, इसने ये नियम दिया था। अब समझिए कि विद्युत धारा मतलब आर गिरता है, आर नीचे की तरफ जाता है तो विद्युत धारा भी नीचे की तरफ जाएगा। अगर विद्युत धारा इस साइड बहती है तो जो आई है वो भी इधर की साइड में बहेगी। ठीक, इतना समझ में आया? अब समझिए जो नियम है, अगर हम समानुपाती के जो चिन्ह है, जो समानुपाती का जो चिन्ह है, अगर हम इसे उठाते हैं, अगर क्या करते हैं, उठाते हैं, तो इक्वल में क्या आ जाता है, आर बराबर वी आई। तो ये वी है, यह लग जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या लग जाता है? वी आई लग जाता है। अब समझिए ये जो नियम था, अगर हम इसे आई को इधर ले आए,